अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदून। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में सी पैक फेज 2 के मंसूबों का इफ्तिताह किया, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पेशल इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह किया। वहीं सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में बदलते हुए हालात और पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पीछे भारत और गैर मुल्की ताकतों की पाकिस्तान में मुदाखलत पर एतमाद में लिया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बातचीत का भी अंदिया दिया है। नाज़रीन, इस पूरे इशू पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कल सवात ने पीडीएम ने पावर शो किया, ये जलसा कितना कामयाब रहा, मरियम नवाज इस जलसे में क्यों शरीक नहीं थी और क्या अब जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसमें क्या लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में कोई कड़ा इम्तहान, कोई टाकरा होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उसके साथ साथ मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, और प्रोग्राम मेरे साथ नुमाइंदा खसूसी पब्लिक न्यूज़ टिक्का खान सानी। टिक्का, आज काफी अहम दिन था, ना कि बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। काफी डेवलपमेंट रही आज के दिन। क्या गवादर में हुआ, क्या डेवलपमेंट रही, उसके साथ साथ जो सी पैक के फेज 2 का इफ्तिताह हुआ है, इसके हवाले से कुछ डिटेल बताएं, क्या क्या आज हुआ है। थैंक यू वेरी मच मारिया। अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान में एक तारीखी दिन है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया और बल्कि अस्करियत पसंदों के हवाले से या फिर आप कौम परस्तों की बात करें उनके साथ बात करने की बाकायदा तौर पे इंदिया दिया है। तो यकीनन ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि बलूचिस्तान में बैठ के इस बात का अदराक करना और उनसे बात करना, वहाँ हमारा बहुत ही नुकसान हो चुका और नुकसान हो रहा है। एफसी देखे, पुलिस देखे, टीचर्स देखे, बाकी आम लोग देखे, हर किसी पर हमले हो रहे हैं। और इससे पहले अगरचे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में ये ज़रूर कहा था कि पहाड़ों पे बैठे नाराज लोगों से बात करेंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। यकीनन इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत कुछ सोच के ये बात की होगी। इस पे इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और जो गवर्नमेंट है उनमें बहुत ही हम आंगी पाई जाती है मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से। तो यकीनन इसके पीछे बहुत ही होमवर्क भी होगा। इसके साथ साथ यकीनन ये खुशाइंद बात है और बड़ा सराहा भी जा रहा है इस बात को। दूसरी तरफ अगर बात करें, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ली और इसके साथ साथ आज ताजरों से भी बात की। एक तो जो पहला इकोनॉमिक जो सी पैक का मंसूबा था ग्वादर फेज 1, वो सिर्फ 7 एकड़ पर मुश्तमिल था और कितना काम वहां पे हुआ होगा, एक पोर्ट, उसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्री लगी थी। असल मंसूबे का आज मंसूबों का बाकायदा तौर पे आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म ने 2200 एकड़ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ मंसूबों का आज ऐलान किया है। 2200 एकड़ पर मुश्तमिल ये मंसूबे, जिसके तहत वहाँ पे पानी के मंसूबे लगेंगे, पानी ज़राअत के लिए भी, पीने के लिए भी, दोनों सूरतों में बहुत वहाँ पे ज़रूरत है। इसके साथ साथ बिजली के मंसूबे देखें, इससे पहले जितने भी अदवार गवर्नमेंट के गुजरे, जब तक ये मंसूबे शुरू थे ग्वादर से मुतालिक, बिजली का किसी ने, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी थी। तो ये पहली प्रेफरेंस रखी गई, वहाँ पे बिजली होगी, गैस होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्री के हवाले से भी आज बड़ा एक पैकेज जो है उसका ऐलान किया है बिजली के हवाले से, और साथ ही इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगाई जाएगी, कनेक्टिविटी, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस दोनों तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बता रहे थे कि ब्रीफिंग भी दी गई है इमरान खान साहब को, उस ब्रीफिंग में स्पेशल क्या था? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है बलूचिस्तान के अवाम के लिए खास तौर पे, चूंकि सी पैक से मुतल्लिक तो है लेकिन बलूचिस्तान की तरक्की उससे जुड़ी हुई है। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो आज कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बलूचिस्तान और ग्वादर से जुड़ी हुई है और यकीनन ये पाकिस्तान की तरक्की का महवर और मरकज है, फ्यूचर हमारा उससे जुड़ा हुआ है। तो आज जो पाकिस्तान की सारी क़यादत अगर देखा जाए, सियासी क़यादत वहाँ मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, इसके साथ साथ असद उमर वज़ीर प्लानिंग और चेयरमैन सेनेट खुद वहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा सी पैक के जो चेयरमैन है जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो भी वहाँ मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और इसके अलावा दीगर जो वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ काबीना के अरकान वहाँ मौजूद हैं। आज उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई है, ख़ास तौर पे 654 अरब का पैकेज जो है आज उसका वज़ीर आज़म ने बाकायदा ऐलान किया है। यानी इस साल 99
अरब जो है 99 अरब और 38 करोड़ रुपए का जो काम है वो इस साल होगा। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसकी मारिया 1100 किलोमीटर शाहराहों का मंसूबा जो है उसका भी आज ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा 100 डैम्स जो कि बहुत ही जरूरी समझे जा रहे हैं। वहां पे 2 डैम्स तो ऐसे जिसके लिए फौरी तौर पर एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी की जरूरत है, तो 100 डैम वहां पे वजीर आज़म ने आज बाकायदा उनका ऐलान किया इसी मंसूबे के तहत। इसके अलावा एजुकेशन का देखिए फासलाती जो निज़ाम तालीम है, यानी दूर बैठ के जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे दे रहे हैं, इसके लिए 6 लाख से ज्यादा 6,40,000 स्टूडेंट्स को तालीम दी जाएगी। यानी काफी बड़ा एक तारीखी मंसूबा इस वक्त हम शुरू करने जा रहे हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। ये बताइएगा, काफी अहम मंसूबा है ये, फेज 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज वजीर आजम वहां पर मौजूद थे, सिक्योरिटी की बात की है जिस पर बहुत ज्यादा वजीर आजम ने आज जोर भी दिया है। कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल, खासकर अगर मैं बलूचिस्तान गवादर की बात करूं तो? देखिए मारिया, अगर गवादर के इस विज़िट से के तनाज़र में हम वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जो पार्लियामेंट में 30 जून को बजट के इख्तितामी सेशन में हुआ था, उसके साथ अगर जोड़ के देखें तो इमरान खान ने कौम को एक तारीख़ के हवाले से भी जो हमारा पर्सपेक्टिव माजी में रहा या हमारी पॉलिसी रही या जो गलतियां हमने की अमेरिका की जंग लड़ने से और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस का सामना रहा, और ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाइना हमारे लिए एक प्रायोरिटी है हमारे रिलेशनशिप के हवाले से, और अमेरिका को ये पैगाम दिया था कि वी आर पार्टनर इन पीस नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप उसी को उस खिताब को देखें और उसके चंद दिन के बाद आप ग्वादर में अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद हैं और सी पैक के हवाले से बातचीत हो रही है, सी पैक के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात हो रही है, और सी पैक के हवाले से आपको पता है ग्वादर की जो एक बुनियादी अहमियत है, वहाँ पे जब वो सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा लिंक इस तरह से करना पड़ेगा कि अमेरिका की मूवमेंट अफगानिस्तान से जो है वो हमेशा की तरह, चाहे वो 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हो गई थी उसके बाद पुल आउट था अमेरिकन का, या आज पुल आउट है, तो हमें वो भी माजी को ज़हन में रखना चाहिए कि उनके पुल आउट के बाद जो उसका सारा इम्पैक्ट था वो हमारे ऊपर पड़ा था और हमने उसको भुगता था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की फौजी क़यादत इस पुल आउट को अमेरिकन को बड़े गौर से, बड़े उसको एक पुराने लेसन्स को सामने रखते हुए, पुराने तजर्बात को सामने रखते हुए, और इस वक्त पाकिस्तान की जो इकनॉमिक रिवाइवल है, जिस तरह से पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, उसमें ये देखना है कि क्या ये सिक्योरिटी के खदशात कहीं पाकिस्तान में तरक्की के पहिए को ना रोक दें, उसमें ना रुकावट पड़ जाए, कहीं हम दोबारा उस टेररिज्म की लहर का शिकार ना हो जाएं जो कि लास्ट अमेरिकन विड्रॉल जब यहां से हुआ था उसके बाद हमने फेस किया। तो ये इसलिए ये कौम को भी कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था, और इसके साथ साथ ये कौम को बताना कि हमारी प्रायोरिटी चाइना के हवाले से और सी पैक के हवाले से क्या है। इसी वजह से इन प्रोजेक्ट्स का भी वहाँ पे ऐलान किया गया। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि बलूचिस्तान एक ऐसा हमारा सूबा है जो कि महरूमी का शिकार रहा है, और गवादर की तरक्की से आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, एक नई मॉडर्न दुनिया वहाँ पे आबाद हो रही है, एक इंटरनेशनल पोर्ट वहाँ पे आ रही है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जहाँ वहाँ पे जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसका जाहिर है पाकिस्तान पे ओवरऑल और बलूचिस्तान पे इन पर्टिकुलर बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी टाइमिंग जो है प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे जाना और इस हवाले से बातचीत करना, ये बड़ी इंतहाई अहम है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अब्दुल कयूम साहब ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा अहमद जवाद साहब, ये बताइएगा जिस तरह वजीर आजम ने बात की है, अभी आपने बहुत पूरा एक्सप्लेन किया है सिक्योरिटी के हवाले से,
वजीर आजम ने आज ये बात की है कि बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूं। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी है। हमने बहुत काम भी किया है इस एस्पेक्ट के हवाले से, अगर इसको मद्देनजर रखें, सिक्योरिटी पे खासकर बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, यहाँ पर हमने बहुत काम किया है, ठीक है। तो इस सब के बाद अब इनसे बात करना ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए मारिया, अगर अगेन इमरान खान के हवाले से जब भी आपको कोई ऐलानात या कोई स्टेटमेंट आती है तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी आइडियोलॉजी की एक कंटिन्यूटी है। आप माजी में चले जाएं, इमरान खान ने जब मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे, जब अमेरिकन ड्रोन ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे, तो इमरान खान ने इसकी मुखालफत की थी और हमेशा तालिबान से मुज़ाकरात को उन्होंने तरजीह दी थी। और उसकी वजह यह है कि इस किस्म के मामलात जो हैं वो कभी भी मिलिट्री इंटरवेंशन से कभी रिजॉल्व नहीं हुए। अगर रिजॉल्व हो सकते तो सोवियत यूनियन भी कर लेता, अमेरिका भी कर लेता। अगर सुपर पावर्स नहीं कर सकी तो पाकिस्तान मिलिट्री इंटरवेंशन से कैसे मामलात को दुरुस्त कर सकता है? इसलिए ये एक विजन की बात है, एक लीडरशिप की बात है और इसका ताल्लुक इमरान खान की उस बुनियादी आइडियोलॉजी से है कि जिसमें वो समझते हैं कि पीस, जब अमन होगा तो तब इकोनॉमी आपकी बेहतर हो सकेगी, तब अवाम की हालत बेहतर हो सकेगी, तब मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो सकेगा। और उसी चीज को सामने रखते हुए उन्होंने आज इसका जो जिक्र किया है कि अस्करियत पसंदों के साथ भी हो सकते हैं और एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। मुज़ाकरात से अगर हम मामलात को तय कर सकते हैं तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। बल्कि अहमद जवाद साहब, आप तो बार बार अपोजिशन को भी मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। भारत को भी कश्मीर के हवाले से दावत दी थी वजीर आजम इमरान खान ने, और इसके अलावा तालिबान को भी दावत दी। आज जो कौम परस्त है उनको भी दावत दी, और यकीनन वजीर आजम इमरान खान तो इस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं कि डायलॉग से सारी चीजें हल की जाएं। और ये उनकी आइडियोलॉजी है। आप देखें 20 साल में आपको एक तसलसल मिलेगा उनकी इस आइडियोलॉजी में। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हमें जनरल करीम साहब ज्वाइन, उनसे भी जानेंगे कि अब जो सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसमें अगर हम आज का जो स्पेशल इफ्तिताह हुआ है फेज 2 का, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। टिका आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से भी गैर रस्मी गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने इंडिया का खासकर स्पेशल जो इस वक्त रोल इंडिया प्ले कर रहा है, अमेरिका प्ले कर रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, उसकी वजह से बहुत सारी डेवलपमेंट होगी और आफ्टर इफेक्ट्स भी आएंगे। जहां पर अमेरिका और इंडिया इस वक्त एक साथ है, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट रही उस प्रेस टॉक में? बिल्कुल मारिया, वज़ीर आज़म इमरान खान से इंटरेक्शन हुआ, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स गए हुए वहाँ पे, इसके अलावा ब्यूरो चीफ्स हैं और कुछ एंकर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान से कुछ सवालों जवाब भी हुए। प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के बारे में ख़ास तौर पे कहा कि अमेरिका को खुद नहीं मालूम कि 1 माह बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, तभी तो उनकी पॉलिसी वाज़े नहीं नज़र आ रही, और ख़ुद वो अमेरिका जो है वो गुम का शिकार है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के हवाले से बात की कि सबसे ज़्यादा लूज़र जो रहा है अफगानिस्तान में वो इंडिया रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को नज़र आ रहा है, और चूँकि इंडिया की वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उस हवाले से भी कहा कि अभी तक इंडिया जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, और जो लाहौर में वाक़या हुआ उसकी सारी कड़ियाँ उससे मिल रही हैं और शाहिद भी सामने आ गए हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर से जब सवालात हुए ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि फ्री कैन जो है वो मिलकर बातचीत करें। जो मसला है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, बल्कि तस्फिया तलब मसाइल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलब है, और उनको मुज़ाकरात से ही हल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंतशार वहाँ पे 40 साल से इंतशार फैला हुआ है, और अगर मजीद यहाँ वहाँ पे खाना जंगी की सूरत हाल होती है तो अफगानियों का अपना नुकसान है, और यकीनन पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा है। पाकिस्तान ये किसी सूरत भी
पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं कि सूट भी वहाँ नहीं पे करता है पाकिस्तान को, बल्कि इस वक्त किसी भी कंट्री को ये सूट नहीं करता है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। ये बताइएगा, एक तरफ जहां अभी पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, सी पैक फेज 2 का इफ्तिताम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से जो है वो विड्रॉल कर रहा है, यहां पर सिक्योरिटी का बहुत अहम रोल आता है, खासकर पाकिस्तान की बात करें, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। आप इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं सिक्योरिटी को? तो देखिए, ये वाकई बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड है पाकिस्तान के ऊपर, कि जहां प्राइम मिनिस्टर ने अपने तौर पे ये फैसला तो किया कि हम बेसिस नहीं देंगे, जो कि कौम की उमंगों की तर्जमानी थी, और बड़ा राइट डिसीजन है। ऑन दी अदर हैंड इसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं, और आई एम श्योर कि जब कौमें इस तरह का फैसला लेती हैं जो कि लेना चाहिए था, इसके डिप्लोमेटिक फॉलोआउट, सिक्योरिटी फॉलोआउट, फाइनेंशियल, आपका पॉलिटिकल, इन सारी चीजों को भी आपको लूज एंड्स को टाइट करना होगा। आई कैन अश्योर यू, हैविंग सीन के अमेरिका का क्या तर्ज अमल पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। जब आप देखें कि सोवियत लास्ट क्रॉस कर, जनरल साहब से हमारा राबता जो है वो इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। अहमद जमात साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने भी इस तरह से बात की है। अब इस टाइम पर जब एक तरफ अमेरिका जो है वो विड्रॉल कर रहा है अफगानिस्तान से, ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स बल्कि आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पर इंडिया क्या क्या रोल है, क्योंकि वो हमारा नेबरिंग कंट्री है? देखिए मारिया, एक चीज़ हमें एज ए नेशन इस बात का हमें अदराक होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन-ओ-मान अगर हो जाए तो इंडिया और अमेरिका की प्रेजेंस या जस्टिफिकेशन वो ख़त्म हो जाती है। और अमेरिकन विड्रॉल जो है, इसी वजह से हमारी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप जो है इस विड्रॉल को बड़ा गौर से इसको देख रही है, और इसमें हमारे लिए अहम तरीन चीज़ ये है कि हमने अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमेरिका हमारे से पूछ के नहीं आया था अफ़गानिस्तान में, और आज वो हमसे पूछ के नहीं जा रहा। ये अमेरिका के डिसीजन थे अपने कौमी मुफाद में। हमने अपने कौमी मुफाद में फैसला करना है कि हमने इस विदड्रॉल में अपने आप को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपनी सरहदों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, और मिलिटेंसी या टेररिज्म अगर इस विड्रॉल की आड़ में अगर किसी का प्लान है तो हमने उसका किस तरह से मुकाबला करना है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक लंबे अरसे के बाद एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, और इस में अच्छी बात ये है, मैं जो इस दफ़ा देखता हूँ, जो कि हमने माजी में नहीं ऐसा देखा, कि पाकिस्तान में किसी सियासी लीडर ने इतना जुर्रत के साथ अमेरिका की डिमांड्स और उनकी तवक्कुआत के हवाले से एक कौमी सोच का मुजाहरा किया, जो कि अवाम की सोच है। और इससे पहले माजी में ना तो अवाम से पूछा जाता था, ना अवाम को बताया जाता था, फैसले हो जाते थे, अमेरिका के हम पार्टनर बन जाते थे, जंगें उनकी लड़ लेते थे, और उसके बाद उसके नताइज हम भुगते थे। लेकिन इस दफ़ा इमरान खान ने आपको एक यहाँ पे भी मैं उनकी आइडियोलॉजी की एक कंटिन्यूटी में बता दूं कि उन्होंने कहा था कि मैं अवाम से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और अवाम को मैं जो भी हम फैसला साजी करते हैं उसके हवाले से उनको बाखबर रखूंगा। इसी वजह से उन्होंने पार्लियामेंट में भी और आज ग्वादर में भी अवाम ही के लिए बेसिकली ये पैगाम दिया है कि हमारे सिक्योरिटी खदशात क्या हैं, और हमारा कौमी नजरिया क्या है, और हमारी कौमी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। ठीक है जनरल साहब, आप इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे थे कि जब अमेरिका का विड्रॉल होगा अफगानिस्तान से तो उससे कुछ इम्प्लीकेशंस भी होंगी, जरा कंटिन्यू कीजिएगा। यही मैं कहना चाहता था कि देखिए, एक तो ये बात तो ठीक है कि फैसला बरहक है, लेकिन मैंने अगले दिन भी कहा कि ये ज्यादा बेहतर होता कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हो, और उसके अंदर जैसे यमन पे नवाज शरीफ साहब के टाइम में सब इकट्ठे हुए थे, इमरान खान साहब ने भी हिस्सा लिया था, और फिर एक रेजोल्यूशन बनाया था, उससे जो मुल्क का लीडर है उसके हाथ मजबूत होते हैं, और वो ये कहता है कि पूरी कौम की ये आवाज है, तो उसमें ज्यादा बेहतरी होती है। हाउएवर
आई एम श्योर कि इस तरह का अपने तौर पे आगे चलेंगे। लेकिन अभी आप देखिए हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुक जो है रोलर कोस्टर रहा है। जब इन्होंने सीटो सेंटो पे साइन कराया तो इसके बाद जब 65 वार की बात आई तो इन्होंने कहा कि ये तो कम्युनिस्ट के खिलाफ था। फिर ये जब सोवियत गए तो जो ही निकलते गए हिलरी क्लिंटन ने खुद एक्सेप्ट किया ये कि हमने पाकिस्तान को हाई एंड ड्राई छोड़ा और प्रेसलर अमेंडमेंट लगा दी। इससे पहले साइमेंटन अमेंडमेंट, ग्लेन अमेंडमेंट और इतनी गलत जबान साउथ एशिया की पॉलिसी जब दी तो उन्होंने कहा कि ये तो झूठे हैं, ये चीट हैं वगैरह वगैरह। तो मसला मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का नहीं रहा, मसला ज्यादा अमेरिका की दोगली पॉलिसी का है और मसला ज्यादा जो है अभी आप देखना ना कि अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम फौरी तौर पे एक तो उन्होंने कहा है कि इनकी जो अस्करी सेटअप्स हैं उसके अंदर यूथ को, जो यंग बच्चे हैं उनको लेते हैं, इस तरह की बेहुदा किस्म की वो आगे कुछ सैंक्शन लगा देंगे। यानी आजकल कोई रैशनल तो है नहीं। और सेकंडली इंडिया को प्रॉप अप करेंगे, कुछ न कुछ इधर से प्रॉब्लम, कुछ अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम करेंगे, कुछ पाकिस्तान के अंदर से उन कुव्वतों को उभारेंगे जो कि पाकिस्तान की हुकूमत या इमरान खान साहब के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये सारी इसकी इम्प्लीकेशन है। प्लस ट्रायंगुलेशन आपकी IMF, वर्ल्ड बैंक के थ्रू और आपके जो कर्जे वर्जे है, जब उनको जरूरत थी, आपको याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब को कहा कि ये करना है तो उस वक्त फौरन पेरिस क्लब के जितने कर्जे थे वो रीशेड्यूल कर दिए और सब कुछ ठीक है जी, आपको ये इतने $बिलियन भी देते हैं। तो इसलिए फिंगर्स क्रॉस। जैसे आपने स्टार्ट में बात की, आपने कहा कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट सेशन बुलाना चाहिए है और ऑपोजिशन को भी बुलाना चाहिए है। माजरत के साथ जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उस पर भी क्या बुलाने की जरूरत पड़ेगी ऑपोजिशन को? जी हाँ, देखिए बीबी, ऑल दी मोर रीजन, यानी आपके ख्याल में जो आपके इलेक्टेड लोग हैं पूरे तो वैसे बिल बैठ के जी 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 सर कंटिन्यू कीजिएगा। हुकूमत के अंदर है, अपोजिशन के है, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, ये इलेक्टेड लोग हैं। तो आप इनसे पूछेंगी तो बात बनेगी ना। वन मैन शो तो नहीं होता जमहूरियत के अंदर। और उसके अंदर इसका फायदा ही ये है कि जब एक लीडर खड़ा हो कि जब ये कहता है, जब हमने कहा कि यमन में हम चाहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी के लिए तो जान भी निसार कर देंगे, लेकिन हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो आज इमरान खान भी कह रहे हैं और उस वक्त भी इन्होंने कहा था। तो उस वक्त एक पूरी हमने सबको एक यक जबान होकर बात की। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट को इग्नोर करें और उनके साथ हाथ भी ना मिलाएं, किसी तरीके से उनको साथ पार्टनर ना बनाएं। तो फिर आप अपने तौर पे फैसले करते रहें तो उससे मसाइल होंगे ना। मसला ये है कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, बैनुल अक़वामी ताकतें फिर ये करती हैं कि वो अकेला बंदे को समझ के, जब उनको पता लगता है कि पूरी कौम की ये आवाज है। आप ये देखिए, सिर्फ एक बात मैं आखिरी करना चाहता हूँ कि जब गल्फ वार हुई थी तो उन्होंने कहा कि टर्की वाले हमें अपने अड्डे दे, हम उधर से लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने कहा जी होल्ड ऑन, मैं जरा पार्लियामेंट से पूछता हूँ। पार्लियामेंट ने कहा नो। उन्होंने कहा जी सॉरी, मैं पॉलिटिकल फिगर हूँ, मैंने कल फिर इलेक्शन लड़ने हैं, मैं अवाम की उमंगों से हट नहीं सकता। तो ये बड़ा जरूरी है, ये एक इसके ऊपर तो दो राय हो ही नहीं सकती। तो ये अभी हमें ये बात सच्ची है जो आज का आपका टेक होम होना चाहिए कि अफगानिस्तान का ये टाइम बड़ा क्रिटिकल है। वहां से हमारे ऊपर मुहाजिरीन भी आएंगे, इन्फिल्ट्रेटर्स भी आएंगे, घुसपैठिए भी आएंगे। हमें पूरी कौम को मुत्तहिद होके इसका मुकाबला करना चाहिए। So that was my point कि हम सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइए कितना जरूरी है, आप जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफी टाइम से चल रहे हैं, हर आगे आने वाली गवर्नमेंट इसको टेक ओवर करती है, आगे वाली आने वाली गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको कैरी ऑन रखना, और क्या ऑपोजिशन को इस सारे मामले पर हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चलना चाहिए? जी यकीनन आपने बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट की है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है अपने मुतालिबात पेश कर देती है, कुछ सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है, कुछ नैब केसेस की बात शुरू हो जाती है। तो इस तरह फिर तनाज़ात जन्म लेते हैं और चीज़ें जो हैं वो फिर दूर हो जाती चली जाती हैं। इसके साथ अगर आपने प्रोजेक्ट्स की बात की है, और यकीनन इसी पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपना खिताब किया तो उसमें एक तो वाज़े कर दिया, अपनी सारी पॉलिसी रख ली। जैसे अहमद जवाद साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान जो है वो अमन का दोस्त है, जंग में किसी का दोस्त नहीं। ये पॉलिसी
पूरी दुनिया के लिए थी। और दूसरी तरफ यकीनन अब पाकिस्तान की एक इत्तेहादी चाइना एक ऐसा दोस्त है कि जिसको नज़रअंदाज तो करना दूर की बात, बल्कि अब तो वो एक हमारे मंसूबों में हमारा मिल के मदद कर रहा है। खासतौर पे अगर सीपैक की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि वो अब इस्लामाबाद में अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के अब इसको मॉनिटर करेंगे। और अभी तो मारिया वहाँ पे जो मंसूबों की बात कर रहे थे आप, अभी तो वहाँ पे सिर्फ 4 बर्थ हैं, वहाँ पे 40 बर्थ बनेंगी। इसके साथ साथ वहाँ पे 100 बर्थ की गुंजाइश मौजूद है। और जब हम समंदरों में उतरेंगे और यकीनन जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये मंसूबा सीपैक मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, पूरी दुनिया के साथ ये जुड़ा हुआ है। शाहराहों का मंसूबा तो है ही हमारा। यहाँ पे आज देखें, आज बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया है शेख रशीद ने भी कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक स्पेशल डेस्क बना रहे हैं जो कि सीपैक का डेस्क है, जहाँ पे स्पेशल हम वहाँ पे प्रोटोकॉल्स रखेंगे, एसओपीज रखेंगे। और हर आने वाला जो सीपैक के लिए, चाहे चाइना से कोई एक्सपर्ट लोग हों, इंजीनियर्स हों, या बाकी जो जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग मावनीन, उनको स्पेशल एसओपीज के साथ प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो यूं हुकूमत पाकिस्तान इसमें बहुत सीरियस और संजीदा है। प्रोजेक्ट भी ऐसा जिसमें सीरियस होना बनता भी है। अहमद जवाद साहब, आप बताएं कि इस तरह भी जनरल साहब ने बात की है कि हमें जो है ना वो हुकूमत दावत नहीं देती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते हैं हमारे साथ, या फिर हमें इम्पोर्टेंट इशूज़ पर बताया नहीं जाता है, वन मैन शो नहीं हो सकता है ये। क्या इस मामले पर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, उस पर तो आप लोगों ने मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेट्स सी वो कितना आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन क्या इस मामले पर आप अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देंगे? देखिए मारिया, मैं आपको एक रिसेंटली एक कौमी सलामती की कमेटी की ब्रीफिंग थी जिसे मिलिट्री लीडरशिप ने एड्रेस करना था, और पार्लिमानी कमेटी थी, अपोजिशन के लीडर्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना था। और आपने सुना होगा कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि हमने स्पीकर से कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर इसमें आएंगे तो फिर हम नहीं शामिल होंगे। तो फिर इन हालात में कहाँ पे आप मुज़ाकरात, ये उनको ये दावत देनी, कौमी सलामती का ही मसला था ना, तो ये तो कौमी सलामती की ब्रीफिंग थी, तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपोजिशन भी वहाँ पे मौजूद थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होते। लेकिन अगर अपोजिशन का रवैया यही रहेगा कि उन्होंने हर जगह के ऊपर जहाँ पे भी कोई मुज़ाकरात या कोई म्यूचुअल कंसल्टेशन की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको उन्होंने रिजेक्ट करना है। इससे पहले भी 2-3 दफ़ा असद कैसर की तरफ से भी इस किस्म के इन्विटेशंस दिए गए हैं जिस पे रिफ्यूज़ किया गया। पार्लियामेंट की एक जो वाक़या हुआ था वहाँ पे उसकी एक कमेटी बनाई गई, उसमें उनको दावत दी गई, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखें ये एक रवैया है कि जिसे हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है कि हुकूमत को अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपोजिशन का भी तो रवैया हो ना कि वो मिल बैठने के लिए तैयार है, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, या अगर उसका मकसद सिर्फ यही है कि हर बातचीत को या हर कोई मुज़ाकरात की एफर्ट को उन्होंने सबोताश करना है या उसको एक कन्फ्लिक्ट के अंदर चेंज करना है, तो फिर उन हालात में हुकूमत अकेले क्या कर सकती है। अहमद जवाद साहब, इसको मिसहैंडल नहीं किया गया इस वाक़े को। ऐवान में बैठे हुए चाहे हुकूमती ओहदेदार हों या ऐवान के जिम्मेदारान हों, सिर्फ एक जमात के एतराज़ पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया, हालांकि प्राइम मिनिस्टर आना चाह रहे थे। तो ये कोई मिसहैंडल नहीं किया गया। बाकी तो बिलावल भुट्टो ने ऑब्जेक्शन किया, बाकी जमातों ने ऑब्जेक्शन किया, उनकी राय ली नहीं गई और प्राइम मिनिस्टर रुक गए। देखिए टिक्का खान, मैं यही कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने इस इजलास में शिरकत ना करने का फैसला इसीलिए किया कि एक कौमी सलामती का मसला है और मिलिट्री लीडरशिप जो पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग दे रही है तो वो होनी चाहिए, ताकि जो एक ये बिलावल की तरफ से एक डिमांड थी, अपोजिशन की तरफ से थी कि हमें इस कौमी सलामती के मामले के ऊपर ब्रीफिंग दी जाए, उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर ये की गई। और प्राइम मिनिस्टर का मकसद ये था कि ये ना कहीं ऐसा हो कि ये ब्रीफिंग जो है वो भी किसी तनाज़े का शिकार हो जाए और उसमें अपोजिशन बाइकआउट कर दे। तो वो एक उन्होंने मेरा ख्याल है अच्छा वाइज डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा कि ये ब्रीफिंग तो हो जाए,
कि जिसमें अपोजिशन जो है उसको एक दफा मिलिट्री लीडरशिप, और वो हो गई, अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, डायलॉग है ऑपोजिशन हुकूमत को एक पेज पर जब नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जो होना भी चाहिए, लेकिन उस पैराहे में अगर बात करें तो रिजिडनेस को जो है ना वो खत्म भी करना होता है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, कश्मीर की इंतखाबी मुहिम भी स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ साथ कल जो सवात में ऑपोजिशन का या पीडीएम का जलसा हुआ है वो कितना कामयाब रहा, से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कल ऑपोजिशन यानी कि पीडीएम ने जो है वो सवात में जलसा किया है। जलसा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, टिका खान संधि साहब, आपने इसको कवर भी किया, इस जलसे को, कैसा था ये जलसा? क्या ये पावर शो जिस तरह से पीडीएम दिखाना चाह रही थी उतना पावरफुल था? हमारी अगर देखें तो ये पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर एक जो नई शक्ल है पीडीएम की, ये उनका जलसा था, और जो मोमेंटम वो पैदा करना चाह रहे हैं, आज का जलसा जो कल का जलसा था, यकीनन उससे वो वो मोमेंटम पैदा करने में कामयाब हो गए, क्योंकि क्राउड उनको जो रिक्वायर्ड था वहां पे वो इकट्ठा कर लिया। दूसरा, शहबाज शरीफ अगरचे उनकी प्रेजेंस वहां मौजूद थी, वो कमी नहीं पूरा कर सके, लेकिन बातें भी उन्होंने बड़ी की, क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जो कहना चाह रहे थे वो कह नहीं सके, जिस पर आज शेख रशीद भी बड़े खुश थे कि शहबाज शरीफ कुछ नहीं वहां कह सके, और जलसे के हवाले से भी शेख रशीद खुश थे कि बहुत कोई बड़ा जलसा नहीं था। और अलबत्ता मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी और उनका आना, उसके बाद फिर बाकी जमातों का वहां पे पीडीएम की जो 8 से 9 जमातें जो बची खुची जो शक्ल रह गई पीडीएम की, अब वो बनना चाह रहे हैं दोबारा, एक स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी इत्तेहाद बनना चाह रहे हैं, और यकीनन उससे अगर इसी तरह मोमेंटम रहा, अगर इसी तरह दूसरा बड़ा जलसा करने में कामयाब हो सके तो वो प्रेशर डेवलप करने में कामयाब हो सके। जवाब साहब से पूछेंगे, जल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जल साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जल साहब, मुझे बताइएगा कि सवाल उठ रहे हैं कि कल के जलसे में मरियम नवाज नहीं थी, क्योंकि मरियम नवाज इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट फिगर जानी जा रही हैं, और हर जलसे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो शो को जो है वो पुल ऑफ कर देती हैं, तो वो नहीं थी कल। काफी सवाल उठ रहे हैं इस पर। देखिए, इससे पहले मैं आपकी लास्ट सेगमेंट का एक पॉइंट ये था, जो बात हो रही थी ना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये आपने बड़े टॉक शो सुने हैं, हर दानिशवर, बड़े इंडिपेंडेंट न्यूट्रल लोगों की बात भी सुनी है। कोई ये बात मानने को तैयार है कि एक प्राइम मिनिस्टर कौमी सलामती की मेन फिगर प्राइम मिनिस्टर के कंधों के ऊपर है, और जहां डिस्कशन होती है वहां उस लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात वो ना आए, जिसको कहते हैं मैं हाथ मिलाना भी अच्छा नहीं समझता, तो ये बहाना ना दिया जाए, ये उनकी फेलिंग है। ही शुड कम। उन्होंने कहा है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता क्योंकि मैं इनकी इज्जत अफजाई नहीं करना चाहता, और उससे पहले भी एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से शहबाज शरीफ उठ गए कि प्राइम मिनिस्टर आए नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज खत्म होनी चाहिए, उनको आके आंखें डाल के अपनी बात करनी चाहिए, और ये जो सिक्योरिटी की डिस्कशन होती है इससे प्राइम मिनिस्टर को बड़ा फायदा होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हो रही है, और फाइनली उन्होंने एक अपना डिसीजन देना होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पे और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी आप पहले जितने भी इजलास हुए हैं इसी कमेटी के, उसमें तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, ना तो वो जीएचक्यू में जो मीटिंग हुई थी उसमें गए, ना ही कमेटी रूम नंबर 1 में 2 में जो मीटिंग हुई उसमें आए। जब जंग की हालत थी तब भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसमें भी नहीं आए। ये तो स्पीकर जो है वो सरबराह हैं कमेटी के, और वो राब्ते में थे, जो स्पीकर साहब ने ब्रीफ किया वहां पे लोगों को जब एतराज उठा खाली सीट पे। देखिए, अभी टिका खान, मेरा टाइम भी आप ले रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, और मैं आपसे तो ये तवक्को नहीं करता, आप तो एक सहाफी हैं और गैर जानबदार सहाफी हैं। ये कौमी सलामती की मीटिंग है, कमेटियों की मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आता, और सारे लोग उधर बैठे हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो ये सुननी चाहिए। इसके ऊपर फिर हम अलग डिस्कशन भी कर लेंगे, आप किसी और बंदे से भी पूछ लेना जरूर, अगर कोई भी आपको मिल गया तो मुझे बताना कि फलां बंदा जो इम्पार्शियल है वो ठीक है ना। देखिए, सवात का जैसा जो है ये अपोजिशन की एक एंडेवर है, सेटअप के अंदर हुकूमत अपनी कोशिश करती है
कि अपनी पजीराई हासिल करने के लिए अपनी पॉइंट कारकर्दगी टेकन बताए। जनरल साहब, और आपका पॉइंट समझ आ गया है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मरियम क्यों नहीं थी कल के जलसे में, क्योंकि मरियम का नैरेटिव इस वक्त थोड़ा डिफरेंट है, शहबाज शरीफ साहब का नैरेटिव डिफरेंट है। देखिए, आप मरियम का मुकाबला पार्टी के इलेक्टेड प्रेसिडेंट से क्यों करना चाहती हैं, जब प्रेसिडेंट वहां मौजूद है और इन्होंने मिल के फैसला किया कि आप कश्मीर में जाएं, उस कैंपेन को लॉन्च करें और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इधर रिप्रेजेंट करें। और शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा कौमी लाइन को टो किया है। और जो बात है ना कि पजीराई हो रही है या नहीं हो रही, उसका टेस्ट बाई इलेक्शन है कि क्या अपोजिशन जो कुछ कह रही है पब्लिक मान रही है। ऑन दी अदर हैंड, जब आप करेक्टर एसोसिएशन कर रहे हैं अपोजिशन की एंड इवन देन उनको वोट मिल रहे हैं और इनकी सीटें जीती हुई भी वो जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है इम्पैक्ट हो रहा है। तो लेट जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है और वो पूरी एंडेवर करेंगे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने तौर पे करें। मरियम को जहां देखिए, सिर्फ मरियम नायब सदर नहीं है, 9 और 9 सदर है। तो नायब सदर जो थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो तो साथ उनके गए हुए थे। और मरियम को जहां जरूरी हुआ इस्तेमाल किया जाएगा, ये पार्टी की अपनी पॉलिसी है ना। इसके ऊपर हमें दूसरों की हमदर्दी तो हम ग्रेट तो लेके आप चाहते हैं कि नून का ज्यादा हो तो शोर शराबा करे। जो शहबाज शरीफ का तजर्बा है, जो उनकी है, ठीक है, यानी कि इस वक्त ऑपोजिशन काफी ट्राई भी कर रही है, एक पेज पर आने की भी ट्राई कर रही है, जल्द से जुलूस भी कर रही है, कश्मीर के इलेक्शंस भी चल रहे हैं। अहमद जवाद साहब, आप मुझे बताइएगा, इस तमाम सिनेरियो में ऑपोजिशन अभी कोशिश कर रही है एटलीस्ट कि टफ टाइम दे सके हुकूमत को, तो क्या हुकूमत ये प्रेशर लेने के लिए तैयार है? देखें मारिया, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन का जो रोल है वो तो है ही हुकूमत के ऊपर एक तनकीद करने का, लेकिन एक मुस्बत तनकीद कि जिससे कि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से ऑन टोज रहे। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ और इसमें हुकूमत को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपोजिशन चाहे कोई मज़ाहमती तहरीक चलाती है, चाहे तनकीद करती है, हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस से और अपने काउंटर नैरेटिव से अवाम को ये बावर कराना है कि हुकूमत क्या कर रही है। इसलिए ये कोई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। और मेरा ख्याल है कि 1 साल की पीडीएम की नाकाम तहरीक के बाद पीटीआई के लिए अपोजिशन की किसी किस्म की भी कोई मज़ाहमत जो है वो आई थिंक एक नॉन इशू है। अपोजिशन की चॉइस है वो किस तरह से कौमी मामलात पे पीटीआई की हुकूमत के साथ इख्तिलाफ करना चाहते हैं। एक चीज़ मारिया मैं सिर्फ और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जनरल साहब ने ये कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र किया, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई ने जो 2018 में जितनी सीटें थी आज भी उतनी हैं। सर टाइम खत्म हो गया, लेकिन अब आगे कश्मीर इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।